तो फ्रेंड्स, जैसे कि फरवरी का महीना आने वाला है, जनवरी की लास्ट चल रहा है, यानी अगले महीने जो है एग्जाम कभी भी हो सकते हैं हमारे। बोर्ड की डेट शीट आ गई है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना सिलेबस सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें, यानी हम हमारी तलाश रहती है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होता है कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। लेकिन हमारा जो पिछला साल था यानी 2022, तो उसमें क्या था कि हमारे जो है कोरोना काल की वजह से जो है पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आए थे। ये उसी पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। मैथ स्टैंडर्ड का है और इसमें जो है जो हमें टाइम दिया गया था वो 1.5 घंटा है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का दिया गया था। इसमें अधिकतम 40 अंक थे और हमारे पास जो है 15 मिनट, हमें 20 मिनट पहले मिले थे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए थे सारे के सारे। कोई भी डिटेल वाइज क्वेश्चन नहीं था। लेकिन इस बार इसका उल्टा है, मतलब इस बार जो है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आएंगे और थ्योरेटिकल भी हम आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसे क्वेश्चंस को। हमारे पास इसमें शुरू में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन कि हमें जो है 3 सेक्शन दे रखे हैं, ए बी सी, और इनमें पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, दूसरे में 20 है और सी में 10 क्वेश्चन है। तो टोटल मिलाकर 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें इसमें कह रहा है कि HCF ऑफ 39 एंड 91 इज 13, देन LCM ऑफ 39 91। इसके दो तरीके से हो सकता है। मतलब दो तरीके से कैसे? एक तो भाई हम डायरेक्ट, हमारे पास दोनों नंबर गिवन है, ए वैल्यू यानी होगी 39 और बी हो गया 91। हम दोनों को एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी 39 और 91 को एलसीएम लेकर हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ वो किसके बराबर होता है कि दोनों नंबरों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। एक तरीका है, जो भी आपको अच्छा लगे, बेनिफिशियल लगे, शॉर्ट लगे, उसे आप कर सकते हैं। चलिए तो मैं एलसीएम इंटू एच सी एफ से करते हैं, क्योंकि हमें एलसीएम दे रखा है 13, तो सॉरी एच सी एफ हमें दे रखा है 13, तो एच सी एफ की जगह हम रख देंगे 13। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है तो एलसीएम ऐसे ही रहने देंगे। इजिकल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 39 और बी की वैल्यू कितनी है 91। तो हमें एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एलसीएम यहीं पे रोकेंगे। ये 13 मल्टीप्लाई में, तो ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा डिवाइड में। अब 13 से 13 से इसे काट लेंगे, 13 तिया 39। अब 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 कम 3, 3 नम 27, यानी एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? एलसीएम की वैल्यू आ गई हमारे पास 273, ठीक है। तो 273 यानी आंसर इसका बी वाला सही है, ठीक है। चाहते तो हम इस तरीके से भी कर सकते थे, जो हमारा क्लास 6 वाला मेथड होता है। क्लास 6 से करते हुए आते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो अब आते हैं हम अगला सवाल। इसमें कह रहा है 4.57 इज ए, ये इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है? देखो इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, यानी जो माइनस और प्लस दोनों में होते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये इंटीजर तो है नहीं, तो पहला वाला तो ये होगा नहीं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो नेचुरल नंबर भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर किन्हें कहते हैं? रेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे कि तुम्हारा √5 है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम √5 को हम करते जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इरेशनल नंबर का एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं आपको। ये तो हमने उसमें बताया, पॉइंट में डेसिमल में कैसे होता है कि 1.01, 001, 0001, 00001 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से बढ़ते चला जाए। मतलब ये खत्म नहीं होते, नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग भी नहीं होते, अलग बार हर बार अलग अलग नंबर आएगा, तो ये जो है इरेशनल नंबर होते हैं। √5 का अगर तुम स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर है। तो अब हमें इसमें देखना ये रेशनल है या इरेशनल है। इस तरीके के सवाल हमारे पास पहले भी आए हैं कि इसे जो है हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर जो हमारा कोई भी रिपीटिंग में आ जाता है, ये तो हुए इरेशनल नंबर जो रिपीटिंग ना करे। लेकिन अगर कोई रिपीट करता है, यानी 4.57 के ऊपर बार का मतलब हुआ कि 4.57 57 57 57 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसे मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ये रेशनल नंबर है। इसका आंसर होगा रेशनल नंबर। अब सॉल्व करते हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू है 4.57 57 57 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये इनफाइनाइट तक जाएगा, हमारे पास रिपीटिंग हो रहा है। अब x इज इक्वल टू जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हें बाहर निकालने, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं?
57 यानी 2 डिजिट हमारे रिपीट हो रहा है। तो 2 डिजिट को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम 100 से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हमारे पास 4.5757 डॉट डॉट आगे तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा 100x। जब 100 की इधर मल्टीप्लाई होगी तो जितना 100 से मल्टीप्लाई पॉइंट उतना जंप कर जाएगा, यानी ये हो जाएगा 457.5757, यहाँ पर 57 की लाइन तो लगी हुई है हमारे पास। अब हमने क्या करा, इसे इक्वेशन 1 कह दिया, इसे कह दी इक्वेशन सेकंड जो हमारी ये लाई जा रही है। इसके बाद ये इक्वेशन 1 को हम इसके नीचे लाएंगे, 4.575757 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रही है इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट होने पे क्या होता है, निशान बदल जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। 100x में से जब एक x जाएगा तो बचेगा 99x इज इक्वल टू, ये जब माइनस होगा, अब ये देखो 5757 ये सब खत्म होते चले जाएंगे, तो पॉइंट के बाद तो आ गया हमारा 0 0 बच जाएगा। यहाँ पर इसने हमारे पास क्या बचेगा, 7 में से 4 गया तो बचा 3, और यहाँ पर 5 और ये 4, यानी x बराबर आ गया 453/99। अब देखिए ये हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, क्योंकि हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। जो रेशनल नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में जीरो, रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, q नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 99 आ रहा है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये सवाल जो है, जो हमसे पूछा गया है कि रेशनल है इरेशनल है, इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था कि इसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है या रेशनल फॉर्म में लिखना है, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जो अगर रिपीटिंग करता है तो वो रेशनल नंबर होता है, इसका यानी बी पार्ट ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय द 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट, मतलब हमें ये पता करना है कि कोई लाइन है जो रिप्रेजेंट है इस वाली लाइन, ये लाइन की इक्वेशन दे रखी और ये वाई एक्स पे इंटरसेक्ट करे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हमें। तो चलिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये पेपर का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें क्या गिवन है कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमें गिवन है। अब हमें जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी ये एक्स अक्ष पर काट रही है, सॉरी वाई एक्स पर कट कर रही है, यानी वाई एक्स पे कट करके जा रही है। अब जब वाई एक्स पे कट कर रही है तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। वाई पे कट कर रही है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि एक्स पे वाई पे कट कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारा 0, वाई का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हमने कर लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, ये हमने P मान लिया, पॉइंट P, तो पॉइंट P के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए 0, ये 0, y1 कह लेते हो, y तो इसमें अवेलेबल है ही है, तो 0, y1। 0 क्यों हुआ, क्योंकि x y एक्स पे कट कर रही है, तो y एक्स पे कट कर रही है तो सीधी सी बात है x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट कब होता है, जब हम इधर या इधर चलते हैं, जब y एक्स पे रहते हैं तो 0 पे खड़े हम लोग। तो अब हम जो है, जब ये 0, y1 इस लाइन पे प्रेजेंट होगा तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे जो है 0 रख देंगे, y की जगह पे y1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4, x की जगह पे हो जाएगा 0, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू y की जगह पे क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 9, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 3y1 इज इक्वल टू 9, ये 3 मल्टीप्लाई में है y1, तो ये 3 कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में, माइनस है तो माइनस को लेकर चला जाएगा, 3 3 9, तो y1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -3, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, -3। तो इसका आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 0, -3 कि y एक्स पर जो है ये 0, -3 पर कट करेगी। हमने क्या पॉइंट माना था कि y एक्स पर ये 0, y1 पर कट कर रही है, तो y1 की वैल्यू आ गई -3, 0 हमारे पास पहले ही आ गया था। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें जो है क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 कि एक पॉइंट है P, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब ये जो है, सॉरी P नहीं, हमने A ले लिया इसे, P तो हमें P से इक्वल डिस्टेंस दे रखा, P यहाँ पर है हमारे पास, और P के कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 5, 0, और एक दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 0, और हमें जो है फाइंड आउट करना है कि
द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो सीधी सी बात है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब हम, अभी मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया, जब हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सॉरी एक्स एक्स पे वाई एक्स पे थे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 था। अब यहां पर इसने कहा है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कि हमारा पॉइंट हमारा एक्स अक्ष पर है, यानी यहां पर एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये चौथा वाला तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब इन तीन में से कोई सा एक आंसर बचा हुआ है, चलिए वो भी निकाल लेंगे हम। तो हम यहां पर करने वाले हैं कि इस बात में रखते हैं कि पी 0 क्यू हो गया -1, तो हमारे पास एक्स, पहले वाले कोऑर्डिनेट को हमने x1 मान x, 0 होगा इसके कोऑर्डिनेट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक है d, उतनी डिस्टेंस यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, यानी पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू, वो क्यू ए के, सॉरी क्यू ए के पी ए इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कह रहा है। अब दो पॉइंट्स के डिस्टेंस की, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से इन दोनों के बीच का पॉइंट इक्वल डिस्टेंस की फार्मूला लगा देंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 y2 हम जो है निकाल रहे हैं पी ए निकालना है, यानी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट लेंगे 5,0 और ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास x, 0 x, 0। अब हमने इसे x1 y1 कर लेंगे और दूसरे वाले को x2 y2। आप चाहो तो इसे x1 y1 और इसे x2 y2 कुछ भी कर सकते हैं। अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा दोनों तरफ से। तो यहां पर हम निकालेंगे x2, x2 हमारी वैल्यू है x माइनस x1 की वैल्यू 5, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस y1 की 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब यहां पर हम निकाल रहे हैं क्यू ए, तो q के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 0 और a के कोऑर्डिनेट है x, 0। इसे x1 y1 और इसे x2 y2 हम लेट कर लेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस x1, x1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों स्क्वायर रूट हट जाएंगे। अब यहाँ पर 0, ये भी खत्म ये भी खत्म, तो हमारे पास आ गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी x माइनस, नहीं स्क्वायर से स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान और रखनी है, हम स्क्वायर से स्क्वायर कट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि x माइनस 5 जो है x प्लस 1 के बराबर नहीं हो सकता, x से x कट जाएगा तो -5 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग इसकी ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा -2ab यानी 10x हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2x। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल दोनों तरफ, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10x इधर चला जाएगा और प्लस का 1 इधर आ जाएगा, तो 25 माइनस 1 और 2x, और ये माइनस का 10x जब इधर आएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा। 25 में से एक गया, कितना बचा 24, तो 2x और 10x कितना हो जाएगा 12x। अब x इजिकल टू क्या हो जाएगा 24/12, 12 दूनी 24, तो x बराबर आ गया हमारे पास 2। तो हमसे कोऑर्डिनेट पूछे गए थे कि a का कोऑर्डिनेट जो इक्वल डिस्टेंस है, तो a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास पॉइंट a की x, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 और y की वैल्यू 0 यानी 2, 0, यानी इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया है फर्स्ट पार्ट 2, 0। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR are similar triangle such that angle A 31, angle R 69, then angle Q, के एंगल Q क्या होगा। अब देखिए हमें जो है क्वेश्चन नंबर 5 बना लेते हैं, हमें ABC इसमें जो है फिगर ड्रॉ करके देख लेंगे हम कि ABC जो है वो सिमिलर है PQR के। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और सारे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। हमें ABC PQR के सिमिलर दे रखा है,
यानी एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल ए हमें दे रखा है 31, तो यानी एंगल ए 31 है तो एंगल पी भी 31 होगा बाय सिमिलैरिटी। उसके बाद एंगल आर दे रखा है 69, एंगल आर 69 है। हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इसमें जो पॉइंट्स है वो डिनोट बहुत करते हैं। ए जो है वो पी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा, सी जो है वो आर के बराबर होगा। तो आर 69 है तो सी भी हमारा 69 हो जाएगा। और वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एंगल क्यू की, एंगल क्यू की। अब बताओ एंगल क्यू की, दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल निकालना है। क्लास 6 का क्वेश्चन हो गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 180, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितने के बराबर होगा? 180 के। एंगल P हमें 31 बाय सिमिलैरिटी, और प्लस एंगल Q हमें निकालना है, एंगल Q रहने देंगे। एंगल R की वैल्यू हमें दे रखी 69 इज इक्वल टू 180। तो एंगल Q प्लस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 9 और 1 10 का सिफर, हासिल लगा 1 6 3 9 और 1 10, यानी 100 इज इक्वल टू 180। तो एंगल Q इज इक्वल टू आ जाएगा 100, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 80, यानी एंगल Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 80, यानी क्वेश्चन इसका डी पार्ट ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का दे रखा है। गिवन cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, देन द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए तो इसे भी सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जब हमें इस तरीके से दिया जाए, हमें कोई जरूरी नहीं अंडर रूट 3/2 दे, x/3 भी दे सकता है, 2/5 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो हमें जो है ट्राइंगल बनाने से कर सकते हैं हम। सबका इसका जनरल मेथड जो है वो क्या है कि आप cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस के ले लिए और एक ट्राइंगल बना लीजिए, और ट्राइंगल से फिर सभी की वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। लेकिन आपका दिमाग एकदम टच करना चाहिए कि कोई cos थीटा अंडर रूट 3/2 cos थीटा में कितने की वैल्यू होती है? कि cos 30 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है? cos 30 की वैल्यू जो है अंडर रूट 3/2 होती है। तो अंडर रूट 3/2 की जगह पर हम cos 30 रख देंगे, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बाय कंपेयरिंग, कि थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हमें जिसकी वैल्यू भी जहां जहां पर भी थीटा होगा इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, तो जहां जहां पर थीटा होगा वहां पर हम 30 रख देंगे, यानी हो जाएगा cosec 30 का कोसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 अपॉन में कोसेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30। हमने थीटा की वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर दी। अगर बाय चांस देखो ये तो हमें वैल्यू दिख रही थी अंडर रूट 3/2, तो हमने cos 30 रख दिया। बाय चांस cos थीटा अगर जो हमें दे देता कि P/Q, तो फिर जो है इसका जनरल मेथड क्या है कि आप जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos इजिकल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ट्राइंगल बनाएंगे, बेस की वैल्यू हो जाएगी P, अगर हमने थीटा इसे ले लिया तो बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस ये वाली हो जाएगी तुम्हारे पास Q। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालकर आप फिर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वैल्यू पुट करके उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2 है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कि cos 30 होती है, तो हमने थीटा की वैल्यू 30 रख दी। अब cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए आपको साइन 30 की वैल्यू याद होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec जो है साइन का उल्टा होता है, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। cosec 30 की वैल्यू कितनी है कि 2, तो 2 का स्क्वायर। अब sec 30, cos 30 की वैल्यू तुम्हें पता है अंडर रूट 3/2, तो cos का उल्टा क्या होता है? sec, तो sec क्या हो जाएगा? 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन में cosec 30 अभी हमने लिखा है हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस sec 30, यानी कितना हो जाएगा? sec 30 का मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर। अब जो है बस सिंपल कैलकुलेशन रह गई है, सवाल हमारा लगभग खत्म ही सा हो गया है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 3 आएगा, अपॉन में यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/3, इसके नीचे 1 लेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 4 12, 12 माइनस 4/3, और जहाँ पर नीचे हम एलसीएम लेंगे तो 4 12 प्लस 4/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा,
12 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? 12 में से 4 गए तो हमारे पास बचे 8 अपॉन 12 और 4 कितने होते हैं? 16। यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। 1/2 जो है वो हमारा आंसर होगा। तो इसका जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका सी पार्ट ठीक है कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 10 मिनट इज। हमें जो है एरिया, देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है कि हमें एरिया का पता लगाना है, वो भी किससे? कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग मिनट हैंड सुई से। हमारा जो है ये घड़ी बना लेते हैं हम, ठीक है, घड़ी है। अब ये हमारा सेंटर हो गया। हमें जो है घड़ी की सुई जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर लंबी, और इससे जो है हमारा पता लगाना है कि 10 मिनट में कितना इसने एरिया कवर कर लिया। सपोज करो ये 3 पे थी, 3 से जब आगे जाएगी 4 पे 5 मिनट हो गए, जब ये 5 पे पहुंचेगी तो हो गए 10 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ तक। यानी अगर ये पूरा घूमेगी तो एक सर्कल बना लेगी, पूरा घूमेगी तो एक सर्कल बना लेगी। ये 3 से 5 तक गई, यानी हमें ये वाला एरिया निकालना है। अब अगर जो तुम्हें ये चीज़ ध्यान आ रही हो कि ये किस चीज़ क्या बन रहा है, ये तुम्हारा सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर। जो भी चैप्टर हमारा चल रहा है, चैप्टर 12 के माइनर सेक्टर चल रहा है। अब हमें अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें पता है 7 सेंटीमीटर, घड़ी की सुई दे रखी है तो रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर हो गई। सिर्फ हमें थीटा का चक्कर चल रहा है, थीटा कैसे निकालें? तो देखिए पूरा एंगल कितने का होता है? पूरा एंगल होता है थीटा बराबर, सॉरी कंप्लीट एंगल पूरा होता है 360 का। अब हमें जब भी कोई चीज एंगल निकालना हो, एक उसका मतलब किसी भी उसका, तो हमें यह पता लगाना होगा कि हमने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी इस पूरे 360 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो 12 से चली और वापस 12 होने में कितने पार्ट्स में हो जाती है कि भाई उस करती है 60 मिनट कवर। कितने मिनट कवर करती है? 60 मिनट जब कवर करती है तब जाके यहां तक पहुंचती है, यानी वो 60 पोर्शन करती है इसके सर्कल के। 360 एंगल के 60 पोर्शन करती है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट का एंगल कितना हो जाएगा? 1 मिनट एंगल इसका हो जाएगा 360 अपॉन 60। 60 से डिवाइड करेंगे, 6 छंग 36, यानी 6 डिग्री का एंगल जो है उसका 1 मिनट का। 1 मिनट का एंगल कितना आ रहा है? 6 डिग्री। 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री। और हमें कितने मिनट का पूछा है? 10 मिनट का। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा भाई? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 छंग 60, यानी 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो थीटा की जगह अपन रखेंगे 60, 60/360 पाई की जगह 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7, यानी 7 का स्क्वायर। एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0, 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी हमारे पास आया 22 इंटू 7/6। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 सत्ते 77/3। तो हमारे पास जो है 77/3। अभी ऐसा कोई सा भी आंसर, लेकिन अपॉन में देखो तो हमारे पास एक डी पार्ट आ रहा है। इसे अगर जो हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 77/3 को, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके देखते हैं हम। 3 ही कम 3 दूनी 6, कितना बचा हमारे पास? 1, और फिर 7 उतारेंगे, 3 पंजे 15, तो बचा रिमाइंडर 2। तो ये हमारे पास इस तरीके से आया। मिक्स फ्रैक्शन में करने का तरीका क्या होता है? जो नीचे होता है वो तो नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर में 3, और जो यहाँ पर आएगा हमारा क्वेश्चन तो उसे हम लिख देंगे इधर, और जो हमारा सबसे नीचे होता है वो ऊपर। तो 325 से ही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 10 मिनट में जो हमारा एरिया कवर करा वो आ गया। तो इसका डी पार्ट ठीक हो गया है। ठीक है, अब आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हमसे पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। हमें जो है दो कॉइन्स है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हम, 2 कॉइन्स है, तो टोटल आउटकम्स बताओ हमारे पास क्या होंगे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सभी को पता होगा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस। तो टोटल चांसेस देखते हैं हमारे, टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे। टोटल आउटकम्स, हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं, तो 2 सिक्कों में हो सकता है पहले में हेड आए, हो सकता है दूसरे में भी हेड आए। ठीक है, उसके बाद हमने पहला हेड आया, दूसरे में टेल आ गया। हो सकता है दूसरे में टेल आया, पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आ गया।
पहले में टेल आया और दूसरे में भी टेल आ गया, तो टोटल चांसेस कितना होगा, 1 2 3 4, यानी टोटल चांसेस हो गए 4। और हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है व्हेन टू फिगर टोल के द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टू हेड्स, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बताओ, फेवरेबल चांसेस ऑफ फेवरेबल फेवरेबल चांसेस ऑफ टू हेड कम्स, टू हेड कम्स। अब देखिए सर, आप लोगों को यहां पर चारों चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि चार चीजों में से कोई ना कुछ बनेगा, तो हमारे फेवरेबल चांसेस कितना हो गया, सिर्फ दोनों हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के हेड हेड दोनों बार आ जाए, तो फेवरेबल चांसेस हो गए 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल चांसेस डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस, तो फेवरेबल चांसेस कितने हैं हमारे पास 1 और टोटल चांसेस कितने हैं 4, तो 1/4, यानी इसका आंसर हो गया 1/4, यानी क्वेश्चन इसका बी पार्ट ठीक हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। टू पॉजिटिव नंबर्स have their HCF is 12, their product as इतना, the number of pair possible for the numbers is। तो यहां पर हमें HCF दे रखा है 12, हमें दो नंबर्स का HCF दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, हमें HCF दे रखा है टू नंबर, सपोज करो A और B का, वो दे रखा है हमें 12। इसका मतलब क्या होगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या होता है कि दोनों में वो फैक्टर होगा ही होगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर जो है हमारा पहला वाला 12x ले लिया हमने, और जो दूसरा नंबर है वो हो जाएगा 12y, और ये x और y जो इसके प्रोडक्ट में है, ये दोनों जो है को प्राइम नंबर होंगे, x एंड y आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 4 और 12 ले ले, जैसे 4 और 12 में दोनों में 4 4 का फैक्टर आ रहा है, कि ऐसा नहीं है कि भाई 8 में और 12 ले ले, 4 के पहाड़े में भी 8 आता है और 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 दूनी 8 4 3 8, तो कोई भी कॉमन फैक्टर x और y में नहीं होगा, ये HCF का रूल। तो अब हमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है इनकी प्रोडक्ट दे रखी है हमें 636, यानी दोनों नंबर की प्रोडक्ट, यानी a इंटू बी हमें दे रखा है 6336, ये हमें इनकी प्रोडक्ट दे रखी है। तो a की वैल्यू हमने कितनी मानी है 12x, और b की वैल्यू कितनी मानी है हमने 12y इज इक्वल टू 6306। अब ये x इंटू वाई, ये 12 और 12 ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इसके नीचे, 636 अपॉन में 12 इंटू 12। अब इसे 12 से कट करेंगे, तो पहले 4 से काट लेते, 4 तिया 12, इसे कट करेंगे तो 4 ही कम 4, 2 बचा, और दो 4 पंजे 20, 3 रह गया, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 1 रह गया, और 4 चौक 16, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 528 रह गया, यानी 528 बटे अपॉन में रह गया 12। अब इसे फिर 4 से काटते, 4 तिया 12, इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, फिर 3 से काट लेंगे इसे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यानी x इंटू वाई जो है वो हमारे पास 44 आ गया, x इंटू वाई 44। अब x और y जो है हमारे, ये अब हम देखेंगे 44 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 44 के हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि द नंबर्स ऑल पेयर पॉसिबल, फेवरेट जो हम पॉसिबल इनके पेयर्स बना सकते हैं हमें वो बताने हैं। यानी 44 के हम फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 44 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 44, एक तो 1 सभी की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा 44, और उसके बाद आएगा 11 की टेबल में आएगा, और फिर 22 की टेबल में आएगा, और उसके बाद फिर 44 की टेबल में आएगा। तो ये 44 के फैक्टर हो गए, यानी हम इसके पॉसिबल मतलब पॉसिबल इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी 44 के अगर हम फैक्टर करेंगे, 2 टू द 24, 2 टू द 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 11 1 द 11। तो एक तो हो सकता है कि हम, सबसे पहला तो है कि 1 की 44 से मल्टीप्लाई कर दे, एक पॉसिबल चांसेस तो ये हो गया। दूसरा पॉसिबल चांस हो सकता है कि 2 की हम 22 से मल्टीप्लाई कर दे, एक बार 2 ले ले और एक बार इन दोनों को ले ले, 2 इंटू 22 हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 ले लिया हमने, और एक 11 को ले लिया अलग, तो 4 इंटू 11 ले लिया। तो ये फेवरेट पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। अब देखो, हमारा शुरू में लिखा हमने x और y जो है को प्राइम नंबर होंगे, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर x और y में 2 और 22 ये को प्राइम नंबर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कौन कौन से हो सकते हैं हम, या तो 1 और 44 ले सकते हैं, या 4 और 11 ले सकते हैं हम, 4 और 11 या 1 और 44, ये दो चांसेस हो सकते हैं इसमें। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, कि टोटल
द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज 2। तो दो आंसर होगा इसका। समझ में आई बात कि दो चांसेस हो सकते हैं इन नंबरों के बनने के। अब क्वेश्चन नंबर 10, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन। तो चलिए हम बना के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास हमें दो इक्वेशन दे रखी है। एक दे रखी y इज इक्वल टू 2, एक दे रखी y इज इक्वल टू -3, और इनके इक्वेशन के हमें आंसर पूछ रहे हैं कितने आंसर होंगे। वैसे तो हमें यहाँ पर खुद ही दिखाई दे रहा है कि इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स आई नहीं रहा। आंसर तब आता है जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम ग्राफिकली देखें तो y इजिकल टू 2 की वैल्यू क्या होगी, ये 0 ओरिजिन है हमारा, 1 2, यानी एक लाइन तो हमारी इस तरीके से जा रही होगी, ये है y इजिकल टू 2, और एक है y इजिकल टू -3, -3 नीचे होगा, -1 -2 और ये -3, तो ये इधर को ऐसे बढ़ती जा रही है। तो ये एक दूसरे को जब कट ही नहीं करेंगी तो इनका कोई आंसर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द फिगर गिवन बिलो दैट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन विल मेक पी क्यू पैरेलल ए बी। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए हम जो है फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर है ए इधर है ए बी सी, और यहाँ पर पी क्यू हमने लाइन खींची हुई है जो इसके पैरेलल है। यहाँ पर नीचे वाली दे रखी है 3x प्लस 19, इधर है x प्लस 3, और यहाँ पर x है, और इधर है 3x प्लस 4। तो यहाँ पर जो है हमें ये पी क्यू जो है ए बी के पैरेलल दे दिए। पी क्यू पैरेलल है ए बी के। जब पी क्यू ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब जो हमारा ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल सी पी क्यू, ट्रायंगल सी पी क्यू के ट्रायंगल सी पी क्यू जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल बड़े वाला सी ए बी के, सी ए बी के। क्योंकि देखो ये वाला एंगल, ये दोनों जब पैरेलल हो गई है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू जो है दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाएंगे। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। यानी हम लिखेंगे सी पी अपॉन सी ए, सी पी अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन सी बी, सी क्यू अपॉन सी बी। ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, इसके थ्रू हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। हमें इसे और दूसरा तरीका क्या है, और दूसरे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम, कि हम इसके हाफ ले और इसका भी हाफ, हम दोनों को भी इक्वल रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हमने बड़ा पूरा पूरा ले लिया तो पूरा ही लेके करेंगे। सी पी कितनी दे रखी है हमें, x प्लस 3, और सी ए कितनी, यहाँ से यहाँ तक पूरी, यानी सी पी प्लस पी ए, सी पी प्लस पी ए इज इक्वल टू सी क्यू कितनी दे रखी है हमें, एक्स अपॉन सी बी कितनी है, सी क्यू प्लस क्यू बी, सी क्यू प्लस क्यू बी। अब जो है हमें कैलकुलेट करना है बस। तो x प्लस 3 अपॉन सी पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी पी की वैल्यू है x प्लस 3, सी पी की वैल्यू x प्लस 3, तो x प्लस 3 रख देंगे यहाँ पर, प्लस पी ए कितनी है हमारे पास, 3x प्लस 19, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस 19 इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी क्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, x प्लस, और क्यू भी कितना है हमारे पास, क्यू भी है हमारे पास में 3x प्लस 4। हमें इस इक्वेशन, अब एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए x प्लस 3 अपॉन एक्स वाला और 3x और 3x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू x अपॉन x और 3x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4। अब यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से ये इधर पहुँच जाएगा और ये इधर पहुँच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस 4 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू में x इंटू 4x प्लस 22 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x की 3 से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12x प्लस 4 किस से मल्टीप्लाई होगी, 4x
प्लस 4 तिया 12। इसी तरीके से इजिकल टू में x की मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 4x² प्लस 22x। 4x² इधर भी इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12x और 4x कितना हो जाएगा, 12x और 4x हो गया 16x प्लस 12 इजिकल टू 22x। ये 16x इधर से इस तरफ चला जाएगा, तो 12 इजिकल टू हो जाएगा 22x माइनस 16x। तो 12 इजिकल टू 22 में से जब 16x जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास 6x। जब ये मल्टीप्लाई में कहाँ पर जाएगा, इसके डिवाइड में 12/2, 2 छंग 12, या सॉरी 6 दूनी 12, यानी 2 आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। x की वैल्यू 2 आ गई, यानी हमारा आंसर नंबर इसका पहला वाला सही है, x इजिकल टू 2, ये हमारा आंसर सही हो गया। इसे एक और तरीके से भी कर सकते थे हम। दूसरा तरीका बाय बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है कि CP/PA, हम इसे CP/PA इजिकल टू CQ/QB इस तरीके से भी रख सकते हैं। ये भी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है कि इसमें जो है जहां हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि आधी जो है जो इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले, जब एक ही वो होता है तो हमें इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, और इससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई सिंपल सा है, यहीं पे छोटी सी साइड में हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि हमें कॉस वो साइन अल्फा इजिकल टू दे रखा है √3/2, साइन अल्फा इजिकल टू √3/2। अब साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में √3 वैल्यू होती है 60 की, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। इसी तरीके से टेन बीटा इजिकल टू दे रखा है 1/√3, तो टेन बीटा इजिकल टू 1/√3 किसने की वैल्यू होती है टेन में, टेन 30 की वैल्यू, टेन 30, यानी बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 30 डिग्री। हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30। तो 60 में से जब 30 जाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो हमारा आंसर नंबर हो गया इसका 12वें का ए पार्ट हो गया, √3/2, ये हमारे पास ए पार्ट है, ये आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लेते जल्दी से, यहीं पे देखते कि क्वेश्चन नंबर 13 है इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग कंपोजिट नंबर, हमें कंपोजिट नंबरों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं जो कि मतलब उनके मल्टीप्लाई में जो है ना कोई एक नंबर आ जाए, किसी एक नंबर से वो डिविजिबल हो, मतलब मोर देन वन नंबर से डिविजिबल हो। जैसे 4 होता है, 4 जो है हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 to the 4 2 की टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और टेबल से भी कट रहे हो वो कंपोजिट नंबर हो कहलाते हैं। तो अब हमारे पास लूडो का डाइस है, लूडो के डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने कंपोजिट नंबर होंगे जो किसी और की टेबल में, देखो 1 तो होगा ही नहीं, 2 2 भी सिर्फ 1 अदर देन 1 1 को छोड़ के किसी और टेबल में आने चाहिए, 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, उससे नीचे कोई है नहीं, 1 to the 2, लेकिन 1 को हमें लेना नहीं है। 3 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा, किसी की टेबल में नहीं। 4 कंपोजिट नंबर होगा, 2 की टेबल में आता है। 5 नहीं होगा, 6 फिर 2 और 3 की टेबल में आता है तो 6 भी होगा। तो यानी हमारे फेवरेबल चांसेस कितने हो गए, 2। 4 और 6 आ गया तो कंपोजिट नंबर होगा, तो हमसे कंपोजिट नंबर की यानी फेवरेबल चांसेस हो गए 2, और टोटल चांसेस कितने हमारे पास 6। तो इसे कैलकुलेट 2 1 2 2 3 6, यानी 1/3 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी इसका आंसर 13 का भी ए पार्ट ही हो गया 1/3। अब अगला है हमारे पास द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर 3177/250 विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, कि टर्मिनेट कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए पेपर खत्म हो गया, तो इसके लिए देखिए हमारे पास नंबर है 3177/250, 3177/250। तो हम जो है देखिए जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर करेंगे 25, अभी हमारे पास 0 तो है ये, बस 25 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 5, यानी हमारे पास 3177 तो ऐसे रहने देंगे, और नीचे हो गया 5 × 5 इंटू हमारे पास क्या हो गया, और इंटू 10 है हमारे पास। तो हमारे कितने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, हमारे पास जो है यहाँ पर 2 2 की मल्टीप्लाई, यानी 2 × 2 की मल्टीप्लाई करेंगे,
और 2 इंटू 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28 और 0 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 तिया 12 अपॉन में ये 5 और 2 मिलके 1 10 बना लेगा, ये 5 और 2 मिलके 1 10 बना लेगा और ये 10 तो हमारे पास है ही है। यानी कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर, अब हमारे पास 3 जीरो होगा, 1 2 3। अब हमारे सबसे लास्ट में होगा पॉइंट, अब ये 3 जंप करेगा तो जंप कहाँ मारेगा 1 2 3, यानी कहाँ पर आ गया 12.708। हमारा आंसर आया 12.708। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, द डेसिमल एक्सप्रेशन रेशियो विल टर्मिनेटिंग आफ्टर, कि कितने नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट होगा 3 डेसी पॉइंट के 3 तरफ, यानी हमारा तीसरा आंसर सही हो गया। कोई भी नंबर तब टर्मिनेट होता है अगर उसका डिनोमिनेटर के फैक्टर जो है 5 और 2 होंगे। अगर 5 और 2 के अलावा कोई और सा फैक्टर हो गया तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीटिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द पेयर ऑफ रिप्रेजेंटिंग लाइंस बाय द लीनियर इक्वेशन, ये और ये आर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कंपेयर करना होगा। चलिए ये हम कल करते हैं, क्योंकि हमारे जो मार्कर है वो थोड़े से बोल गए हैं, नए खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन अभी काफ़ी सारे बाकी रह गए हैं हमारे पास, तो इन्हें भी हम कल की क्लास में से पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, शॉर्ट मारें। लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप समझ के करें। थैंक यू।